ठीक है शुरुआत करेंगे। और देखो जिसको भी डाउट हो तो दिक्कत एक बार ठीक। तो अगर किसी को कोई परेशानी है तो अनम्यूट करके उनसे पूछना है, आप लोग सवालों का जवाब जो होगा। फिलहाल के लिए मैं अब ये क्लास शुरू करना चाह रहा हूँ। आप लोग अगर सब क्लियर है तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर किसी को कोई परेशानी है तो अनम्यूट करके बोल सकता है, बता सकता है जैसे। ठीक है ठीक है मैं क्लास स्टार्ट करूँगा। और जिनका एक्टिविटी चल रहा है उनको प्रॉब्लम थोड़ा बाहर की तरफ जाकर के बैठ जाना, छत पे बैठ जाना, ताकि नेटवर्क ठीक से आए और आप इसे देख सकते हो। यहाँ से नेट बिल्कुल क्लियर है, सारा चेक करना है। तो ठीक है आज मैं स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक। मैं एक ठीक है तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। सुनिए आज मैं आप लोगों को 12th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है मेरा जो सिलेबस है वो सिलेबस सिर्फ किताब नहीं, मेरा सिलेबस है एग्जाम में आने वाला हर वो टॉपिक, चाहे वो किताब के अंदर का हो चाहे वो किताब के बाहर। भाई किसी को कुछ बोलना है बोलो, हाँ बोलो। हेलो आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? हेलो चलिए ठीक है। और भाई अगर कुछ पूछना है तो वही अनम्यूट करो, वरना फिर म्यूट रखो और बस मेरी बात को सुनिए। ठीक है सुनो कुछ लोग नए हैं वो नीचे चेक करो, माइक जैसा बटा रहा है उस पे क्लिक करोगे तो म्यूट हो जाएगा, आपकी आवाज फिर मुझे नहीं आएगी। और आप उसे क्लिक करोगे फिर वो अनम्यूट हो जाएगा, आप मुझे बोल पाओगे, मैं सुन सकता हूं। ठीक है अभी मैं बोल रहा हूं तो अभी से बिल्कुल चुप हो जाइए और मेरी बात को सुनिए। तो चलिए आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 का जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ध्यान से सुनिए। देखो भाई ऐसा है मैं आप लोगों को जो ये फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं ये 12th क्लास की फिजिक्स बिल्कुल कच्चा है। आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजों को समझना होगा, सीखना होगा। अगर आप चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे तो भाई आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इस बार वाला जो पेपर आया है 12th क्लास का फिजिक्स का वो पूरा ना अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, यानी कि जिन्होंने चीजों को बहुत अच्छे से समझा है, सीखा है, जाना है वही इस पेपर को सॉल्व कर पाएंगे, वरना ज्यादातर लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है मैं स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक, जरा बात को ध्यान से सुनिए। देखिए होता क्या था हमारे सामने पुराने जमाने में बहुत सारे ऐसे फिनोमेना थे जो हमारी आंखों के सामने होते थे, लेकिन वो ना हमें समझ में नहीं आता कि आखिर वो फिनोमेना क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे की वजह। भाई आप में से किसी को बन रह गए पर माइक अपना क्लोज कर लीजिए वरना मुझे चेक करना पड़ेगा। सुमन जी आप अपना माइक क्लोज कर लो। तनिष सिंह आप भी माइक क्लोज कर लो अपना। और ठीक है बस तनिष और सुमन आप लोगों का माइक ना अनम्यूट है, आप उसे म्यूट कर दो, शायद वहां से आवाज आप तब अनम्यूट करना जब आप लोगों को उनसे कोई सवाल पूछना। तो पुराने जमाने में ना बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हुआ करते थे जो हमारी आंखों के सामने होते थे लेकिन हमें समझ में नहीं आती थी कि उनके पीछे की वजह क्या है, उनके पीछे का रीजन क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा। जैसे आसमान से बिजली का चमकना, आसमान में बिजली चमकती है ना नीचे आकर गिर जाती है। साइंटिस्ट ने उन चीजों को देखा और ये सोचा कि आखिर बिजली की चमकती है, इसके पीछे की वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए और भी चीजें बात करें, आपने बचपन में या अभी भी आप देखते होंगे कि कई बार क्या होता है बच्चे ना स्केल लेते हैं, सिर पर रगड़ते हैं और कागज के कुछ टुकड़े लेते हैं, उसे फाड़ के जमीन पर रख देते हैं और उस स्केल को जब कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो कागज के टुकड़े उस स्केल से चिपकना शुरू हो जाते हैं। सवाल ये आता है कि आखिर उस स्केल को रगड़ने पर उसमें ऐसा क्या हो जाता है कि वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करना शुरू करता है। इसके पीछे की क्या वजह है। इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए मैं एक गुब्बारा हवा को और उस गुब्बारे को ना आप ना जिस तरीके से बॉडी के ऊपर रगड़िए और रगड़ने के बाद दीवार पर टच कीजिए
वो गुब्बारा ना दीवार से चिपक जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप उससे बिना रगड़े दीवार पर चिपकाएंगे तो वो नहीं चिपकेगा, लेकिन अगर आप उसे रब करते हैं और उसके बाद उसे दीवार पर चिपकाते हैं तो वो दीवार पर जाकर के चिपक जाता है। आखिर रगड़ते वक्त उस गुब्बारे में ऐसा क्या हो जाता है कि वो दीवार से चिपक जाता है। इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो आप लोगों ने ना ये ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे पास जो गाड़ियां होती हैं, कार होती हैं या जो स्कूटर बाइक होते हैं, उन सभी के टायर का जो रंग होता है वो हमेशा ही ब्लैक होता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? इसके अलावा वो ऐसी गाड़ियां जिनके अंदर ना जलने वाली चीजें होती है, जैसे कि पेट्रोल या डीजल ले जाने वाली गाड़ियां, या फिर ऐसे जो गोला और बारूद ले जाते हैं जैसे कि टैंकर या तोप होती है, जिनके अंदर ऐसी चीजें होती है जिनमें जरा सी चिंगारी लगे तो वो ब्लास्ट हो जाए। इस तरह की जो गाड़ियां होती है ना, उनके पीछे ना मोटी मोटी लोहे की जंजीरें लगाई जाती है और वो मोटी जंजीरें जंजीरें जमीन पर ना हमेशा रगड़ते हुए चलती है गाड़ी के साथ साथ। यानी कि मैं आपको अगर एक छोटे से डायग्राम से इस बात को समझाऊं तो मान लीजिए अगर ये एक गाड़ी है और इस गाड़ी के यहाँ पर क्या है, पहिए, तो हम क्या करते हैं, इनके साथ ना मोटी सी लोहे की एक चेन बांध देते हैं और उसे ना जमीन पर छोड़ देते हैं और गाड़ी चलती रहती है और ये चेन ना जमीन पर घसीटते हुए चलती रहती है। अगर मैं इस तरह की चेन को काट दूं और फिर गाड़ी को चला तो गाड़ी में कुछ दूरी पर जाने के बाद में इसमें ब्लास्ट, ये गाड़ी में एकदम से ब्लास्ट हो जाती है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आखिर ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये जब रहेगी तो गाड़ी सेफ नहीं चल रही और जैसे ही चेन हटा देंगे ना तो गाड़ी आगे जाने के बाद इसमें ब्लास्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? आप लोगों ने शायद ऐसा ऑब्जर्व किया भी होगा और शायद ना भी किया हो कि ना जब हम लोग ना नायलॉन के कपड़े पहनते या उतारते हैं ना तो उसमें ना एक स्पार्क की आवाज आती है, चक चक सी आवाज। और अगर आप अंधेरे कमरे में भी नायलॉन के कपड़े पहने या उतारे और ध्यान से देखें ना तो आपको एक चिंगारी सी भी नजर आएगी जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, सोचते ही नहीं कि ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। इसके अलावा अगर कोई बॉडी, कोई कार बहुत दूर से चलते हुए आ रही है या कोई बस चलते हुए आ रही है और आप उस कार के आने के बाद उसके मेटल वाले हिस्से को जैसे ही हैंडल को टच करो तो आपको एक जरा सा शॉक लगेगा, इतना थोड़ा जो हमें महसूस नहीं होता, हम इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो शॉक लगता है। आखिर इन सभी सवालों के जवाब क्या होंगे? ऐसे फिनोमेना बहुत सारे थे, एक नहीं दो नहीं, न जाने कितने ही फिनोमेना ऐसे थे जिनमें ना लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये चीजें क्यों होती है, इसके पीछे का रीजन क्या है। और इन्हीं सवालों का जवाब जब हम लोगों ने ढूंढना स्टार्ट किया, जब हम लोगों ने इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढना शुरू किया, तब हमें इन सभी सवालों का एक जवाब मिला और वो जो जवाब मिला हमें वो क्या था, दैट इज चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग इन सभी सवालों के जवाब को जानना चाहते हैं तो इन सभी सवालों का एक ही वर्ड जवाब है, दैट इज चार्ज। इसका मतलब अगर आपको इन सभी सवालों के पीछे के रीजन को समझना है, इसके पीछे के लॉजिक को जानना है, तो आपको ये पढ़ना होगा कि आखिर चार्ज क्या होता है और हमें चार्ज की स्टडी करनी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस चैप्टर में चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। अब साइंटिस्टों ने ये सोचा, किसी को कुछ पूछना है तो भाई बोल देना, ठीक है, अनम्यूट करके बोल देना, सर मुझे सवाल पूछना है, मैं जवाब दे दूंगा। अब साइंटिस्टों ने ये सोचा कि क्यों ना हम ना फिजिक्स की एक अलग से ब्रांच बना देते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोग चार्जेस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इसीलिए ना फिजिक्स की एक अलग ब्रांच बनाई गई और जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ चार्जेस की स्टडी करते हैं और फिजिक्स की ऐसी ही ब्रांच का नाम रखा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो कहा जाता है फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम चार्जेस की स्टडी करते हैं उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये बात अभी पूरी नहीं है, मैं इसको और अच्छे से क्लियर वे में समझाता हूं, जरा बात को ध्यान से सुनिए। देखिए अगर मैं आप लोगों को फिजिक्स यहाँ पर पढ़ा और अगर आपको मेरी पढ़ाई की बातें समझ में आएंगी तो जितने भी सवाल मैंने आप लोगों के सामने अभी अभी बोले थे कि आसमान में बिजली क्यों चमकती है या फिर स्केल को रगड़ने पर वो कागज को क्यों अट्रैक्ट करने लगता है, अगर आपको फिजिक्स समझ में आई है तो एक एक करके आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाए। लेकिन अगर आप मेरे से फिजिक्स पढ़ते जा रहे हैं और आपको सवाल का जवाब नहीं पता चल रहा तो समझ लो भाई कि आप मेरे से फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, आपका ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए बेटर है कि अगर आप चाहो तो एक रजिस्टर और पेन ले लो और रफली इन चीजों को नोट करो। बाकी आपको ना बहुत ज्यादा नोट नहीं करना, थोड़ा बहुत चाहो तो आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, अदरवाइज मैंने पूरे के पूरे कंप्लीट नोट्स ना आपके ग्रुप में डाल रखे हैं, ठीक है। आप वहां से उसे कॉपी कर लो, डाउनलोड कर लो और उसके बाद उसे अपने फ्रेश रजिस्टर में
प्रॉपर वे में रोज का रोज काम कंप्लीट करना। फिजिक्स का सिलेबस बड़ा है और काफी लेंथी है, और बड़ा तो मैं इसे तब बना दूंगा जब मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो पिछले साल पेपर में पूछी जाती है, पुराने साल। ठीक है, इसलिए रोज का काम रोज कंप्लीट कीजिए। अब आज का जो पहला टॉपिक है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द क्या है? इलेक्ट्रो, और दूसरा शब्द क्या है? स्टैटिक्स। मैं इस बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये वर्ड है इलेक्ट्रो और ये वाला वर्ड कौन सा है? स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो वर्ड ना इलेक्ट्रॉन से आया है और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। इसका मतलब यहां पर ये जो इलेक्ट्रो वर्ड है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ज। ये जो इलेक्ट्रो वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ज। और ये जो स्टैटिक्स आप देखते हैं, ये स्टैटिक्स शब्द का मतलब होता है एट रेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रो रिप्रेजेंट करता है चार्जेस को और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। अगर आप इस पूरे को मिलाएंगे तो इसका मतलब बनेगा चार्जेस एट रेस्ट। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रोस्टैटिक शब्द का मीनिंग निकलता है चार्जेस एट रेस्ट। तो फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम ऐसे चार्जेस की स्टडी करते हैं, ऐसे चार्जेस की पढ़ाई करते हैं जो किस पर होता है? रेस्ट पर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आसान शब्दों में आप ये लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब समझिए, अब सवाल यह है कि ठीक है हम समझ गए कि हमें चार्जेस की पढ़ाई करनी है, वो भी वो वाले चार्जेस जो किस पर होते हैं? रेस्ट। मैं ना 2 मिनट के लिए इस टॉपिक को यही रोकता हूं और इसके बाद एक छोटी सी बात अलग से मुझे बतानी है, वो सुन लीजिए, फिर हम बैक टू द टॉपिक आते हैं वापस। 12th क्लास के अंदर फिजिक्स की 2 किताबें, पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट 2। पार्ट 1 ना पूरी की पूरी पार्ट 1 के अंदर आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में। इसके शुरुआत के कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें हम चार्जेस पढ़ेंगे, मगर कौन से चार्जेस? वो चार्जेस जो किस पर है? रेस्ट पर। फिर इसके आगे के कुछ चैप्टर्स में हम फिर से चार्जेस को ही पढ़ेंगे, लेकिन वो वाले चार्जेस जो रेस्ट पर नहीं है, वो मोशन में है और कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं। इस तरह के चार्जेस की स्टडी की जाएगी आगे के चैप्टर। और फिर आखिरी वाले कुछ चैप्टर्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे चार्जेस इन एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसे चार्जेस जो मोशन में तो है मगर एक्सेलरेटेड मोशन में है, या तो उनकी स्पीड बढ़ रही है या फिर उनकी स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसका मतलब शुरुआती वक्त में हम चार्जेस पढ़ेंगे रुके हुए चार्जेस, फिर पढ़ेंगे चार्जेस ऐसे जो कांस्टेंट स्पीड से मोशन में है, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे ऐसे चार्जेस जो एक्सेलरेट कर रहे हैं। और इस तरह से जब आप ये पूरी स्टडी करेंगे तब आपकी फर्स्ट पार्ट वाली जो बुक है ये खत्म हो जाएगी। सेकंड पार्ट में चार्ज नहीं पढ़ना, उसके अंदर हम अलग चीजें पढ़ेंगे डिफरेंट, वो जब आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम अपने वापस टॉपिक पर आते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। चार्जेस एट रेस्ट हो तो उनकी स्टडी करने को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब सवाल ये है सर, हम इसकी स्टडी जब करते हैं चार्जेस की, तो चार्जेस की क्या स्टडी करते हैं? किस चीज को स्टडी करते हैं? क्या हम चार्जेस का साइज देखते हैं कि कितना बड़ा होता है, ये स्टडी किया जाता है? नहीं। क्या हम चार्जेस की शेप को स्टडी करते हैं? जी। क्या हम चार्जेस के कलर को देखते हैं? जी नहीं। हम देखते हैं कि ये चार्ज, एक मिनट रुकिएगा जरा, ठीक है जी। अब वापस कंटिन्यू करते हैं इसी चीज। तो अब क्या हम चार्जेस के कलर को नोट करते हैं? क्या हम चार्जेस का रंग देखते हैं? क्या हम चार्जेस का शेप देखते हैं, साइज देखते हैं? जी नहीं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पढ़ते हैं कि ये चार्जेस क्या किसी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं या नहीं, क्या हम फोर्स लगा के अट्रैक्ट और रिपेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसका मतलब चार्जेस से लगने वाले फोर्स की स्टडी। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक क्लास में ग्रेविटेशन के अंदर मैंने आप लोगों को फील्ड के बारे में पढ़ाया था, पोटेंशियल के बारे में पढ़ाया था। हम चार्जेस से बनने वाली फील्ड की स्टडी करते हैं कि क्या ये चार्ज अपने आसपास किसी तरह की कोई फील्ड बनाते हैं या नहीं बनाते। हम इंटरनली हम ये भी स्टडी करते
ये चार्जेस अपने आसपास किसी तरह का पोटेंशियल बनाते हैं कि नहीं बनाते? इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम इस तरह के चार्जेस को पढ़ते हैं जो कि किस पर होते हैं, रेस्ट पर, और उसके अंदर हम ये देखते हैं कि क्या ये चार्ज किसी दूसरी चार्ज बॉडी के ऊपर किसी तरह का कोई फोर्स लगाते हैं या नहीं। ओके, अंकित तिवारी पूछो, मैं सवाल है अनम्यूट करो। सर सर आवाज नहीं आ रही ठीक से सर, वो ओके ओके, एक मिनट रुको, मैं चेक करता हूं। हेलो हेलो। हेलो, हाँ सर, आ रही है। ठीक है आवाज? अब ये ठीक सर, है? ये सर। ओके ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लिया करो, मैं देख लेंगे, ठीक है, कोई नहीं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं उस बात को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर ना चार्जेस के बारे में पढ़ा जाता है, वो जो कि इस पर होते हैं रेस्ट पर, उनसे लगने वाले फोर्सेस के बारे में, उनसे बनने वाली फील्ड के बारे में और उनसे बनने वाले पोटेंशियल के बारे में पढ़ा जाता है। इसी ब्रांच को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो पता चल गया कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। अंकित, आपको फिर से कुछ पूछना है, बोलो। सर नहीं पूछना सर, नहीं, वो ऐसी रेज्ड है। ओके ओके, कोई बात नहीं, चलिए। तो अब आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, और आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें किसकी स्टडी करनी है, चार्ज की। इसका मतलब अगला टॉपिक अपने आप ही क्या बनने वाला है, चार्ज। यानी कि अब हम स्टडी शुरू करते हैं किस चीज की, चार्जेस की। तो आप लोग अगर लिख रहे हैं तो हेडिंग लिख लीजिए चार्ज। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। आखिर चार्ज होता क्या है, किसे कहा जाता है चार्ज, इसका क्या मतलब है, सुनिए ध्यान। देखिए जी, व्हाट इज चार्ज, चार्ज किसे कहते हैं। साइंटिस्टों ने कहा चार्ज ना एक प्रॉपर्टी होती है, किनकी, फंडामेंटल पार्टिकल्स की। मैं बताता हूं फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं। कहते हैं चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी पार्टिकल की या किसी मटेरियल की, जिसकी वजह से वो किसी दूसरी चार्ज बॉडी या किसी दूसरी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करके उसे अट्रैक्ट या फिर उसे रिपेल कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड चार्ज। मैं आपको इस बात को ना और भी ज्यादा अच्छे तरीके से अभी क्लियर करता हूं और समझाता हूं, सुनिए ध्यान। कहा जाता है कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब ना एटम से मिलकर के बनी, हर चीज एटम से मिलकर के बनी। छोटी सा थोड़ा सा मैं इस बात को क्लियर कर दूं, एटम आखिर है क्या। मान लीजिए ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आप इस ऑब्जेक्ट को लीजिए और इसे बीच में से काट दीजिए। जब आप इसे काट देंगे तो आपको इसका एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा। आप उस टुकड़े को उठाइए, फिर काट दीजिए, फिर और छोटा हो जाएगा वो टुकड़ा, फिर काट दीजिए, और छोटा हो जाएगा वो टुकड़ा, फिर काट दीजिए, और छोटा हो जाएगा टुकड़ा, और उसे तब तक काटते जाइए जब तक कि आपको वो सबसे छोटा टुकड़ा ना मिल जाए जिससे आप ये बोलो कि बस अब इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। तो वो जो सबसे छोटा टुकड़ा है ना, जिसको और ज्यादा नहीं काटा जा सकता, उसी सबसे छोटे टुकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एटम। लोगों को लगता था कि दुनिया की हर चीज एटम से मिलकर के बनी है और एटम खुद किसी से नहीं बना, लेकिन बाद में रिसर्च हुई तो पता ये चला कि नहीं, एटम भी कुछ पार्टिकल्स से मिलकर के बना है। और उन पार्टिकल्स के बारे में जब पता चला तब उनमें से वो पार्टिकल्स थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि ये सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, इसीलिए इन पार्टिकल्स को बोला गया फंडामेंटल पार्टिकल्स या कहा गया एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इसके अलावा और भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं और भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, लेकिन जो मोस्ट बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कहा गया कि ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। इन सभी प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज। कहते हैं कि ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी एक फंडामेंटल पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा के उसे अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। कहते हैं अगर किसी भी पार्टिकल के पास ये प्रॉपर्टी होगी तो ही वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा पाएगा, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होगी तो वो दूसरे पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा के उसे अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए अगर मैं आप लोगों के सामने बताऊं
तो चार्ज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल इस काबिल हो पाता है कि वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा करके उसे अट्रैक्ट या रिपेल कर सके। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड चार्ज। और चार्ज ना एक स्केलर क्वांटिटी होती है। भाई आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी। व्हाट इज चार्ज? इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इस स्केलर क्वांटिटी की जो SI यूनिट होती है, दैट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज, वो होती है कूलम, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल C। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चार्ज है और आपको वो बताना है कितना है, तो मान लीजिए आप चाहें तो बोल सकते हैं सर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? 5 कूलम का। ये कूलम जो है मैं आपको बताऊंगा 1 कूलम चार्ज कितना होता है, क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में आगे एक टॉपिक में, मैं इसको पढ़ाऊंगा। फिलहाल SI यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है वो क्या होती है? कूलम्स होती है। और भी यूनिट्स होती है, CGS यूनिट। तो इस तरीके से हमें और यूनिट्स के बारे में फिलहाल अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। अब सुनिए आगे की बात। तो इससे पता चला कि जिस पार्टिकल के पास ये प्रॉपर्टी होगी वही इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, और जिसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं है वो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगा सकता। अब सुनिए, कहा जाता है कि अगर मैं आप लोगों के सामने यहां पर लिखूं, सुनिए ध्यान से, तो साइंटिस्टों ने क्या किया, कह रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है मान लो, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन रखा, और इन्होंने चेक किया क्या इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लगता है। वैसे आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया और फोर्स लगा करके ढकेल करके अपने पास से कहां भेज दिया? दूर। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाया, और मैंने कहा था जो भी पार्टिकल ये फोर्स लगा पाएंगे, इसका मतलब समझ लेना कि उनके पास ये प्रॉपर्टी है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? चार्ज। जब इन साइंटिस्टों ने प्रोटॉन के पास प्रोटॉन को रखा, तो प्रोटॉन ने फिर से प्रोटॉन को रिपेल किया, और रिपेल करने का मतलब फिर से इसके ऊपर क्या लगा? फोर्स। और अगर ये फोर्स लगा तो हमें पता चल गया कि प्रोटॉन के पास भी क्या होता है? चार्ज। और इसी तरीके से हमने जब एक न्यूट्रॉन के पास दूसरे न्यूट्रॉन को रखा, तो न्यूट्रॉन ने न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया। इसका मतलब ये इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा, और मैंने कहा था अगर फोर्स लगेगा तो ये प्रॉपर्टी है, और अगर फोर्स नहीं लग रहा इसका मतलब ये प्रॉपर्टी नहीं है। इट मींस दैट कि जो न्यूट्रॉन होते हैं उनके पास चार्ज नहीं होता, इसी वजह से हम उन्हें न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं, दैट इज न्यूट्रॉन। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है यानी कि ये चार्ज है, प्रोटॉन प्रोटॉन पे फोर्स लगा रहा है यानी कि ये चार्ज है, लेकिन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर फोर्स नहीं लगा रहा है, इसका मतलब ये जो पार्टिकल है वो चार्ज नहीं है। इन्हें कहा जाता है न्यूट्रल पार्टिकल्स, यानी कि ये न्यूट्रॉन है। अब मैं ना आप लोगों के सामने इन फंडामेंटल पार्टिकल्स का मास लिख रहा हूं और चार्ज लिख रहा हूं। तो ये जो मास और चार्ज मैं आप लोगों के सामने यहाँ लिख रहा हूं ना, ये सिर्फ मैं लिख रहा हूं, आपको इन्हें याद करने की, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस इन्हें लिख लेना है, और बाकी अब आप अगर चाहें तो इसे नोट कर लीजिए। लेकिन आगे आने वाले टॉपिक्स में मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, और उन क्वेश्चंस के अंदर ना ये चीजें बार बार इतनी बार इस्तेमाल होंगी कि आपको ये सुन सुन के ही याद हो जाएगा कि आखिर ये चीजें हैं क्या, या इनका मास या चार्ज की वैल्यूज आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। सुनिए, अगर मैं आप लोगों के सामने लिखूं ME, M का मतलब है मास और E का मतलब है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.11 into 10 raised to the power -31 किलोग्राम। लेकिन अगर मैं बात करूं चार्ज की, तो चार्ज को हम ना Q से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कीजिए या फिर स्मॉल q से रिप्रेजेंट कीजिए। और यहाँ मैं QE लिख देता हूँ। Q का मतलब है चार्ज, E का मतलब है इलेक्ट्रॉन पे आने वाला चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव। मैं बताऊंगा नेगेटिव के बारे में। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन के पास जो मास होता है वो होता है 1.672 into 10 raised to the power -27 किलोग्राम। दिस इज द मास ऑफ द प्रोटॉन। और प्रोटॉन के पास अगर चार्ज की बात की जाए कितना होता है, तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होता है ठीक उतना ही चार्ज प्रोटॉन के पास भी होता है, बस यहाँ नेगेटिव होता है और यहाँ पर कैसा होता है? पॉजिटिव। लेकिन अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के मास की, तो न्यूट्रॉन का मास होता है 1.674 into 10 raised to the power -27 किलोग्राम, और इसके पास जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 0। इसका मतलब है न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास बिल्कुल बराबर चार्ज होते हैं। जितना इसके पास नेगेटिव होता है उतना ही इसके पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो ये थे 3 मोस्ट कॉमन या बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स। और भी पार्टिकल्स हैं, लेकिन आप लोगों को फिलहाल इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ये लिखवा दिया।
और एक बात याद रखिएगा, आप लोगों को इनमें से एक भी चीज का मास, एक भी चीज का चार्ज रटना नहीं है। न्यूमेरिकल्स इतने सारे होंगे, उनमें बार बार ये चीजें रिपीट होंगी और अपने आप ही ये चीजें आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी। ठीक है, हमने इनके बारे में बात कर ली कि ये क्या है। अब हमारे पास ना सवाल एक आता है ये कि जो चार्जेस है वो कितने तरह के होते हैं। तो आप लोगों ने ये चीजें ना 9th 10th में पढ़ी होंगी कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन भाई ये जो बात आप लोग है सुनते हैं ना, बोलते हैं ना कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इतने आसान तरीके से ये चीजें हम बोल देते हैं ना, उतने आसान तरीके से ढूंढी नहीं गई। इनको ढूंढने में कई साल लग गए थे, तब जाकर के हमें बात समझ में आई कि दो तरह के चार्जेस होते हैं। इसके लिए ना साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था पिथ बॉल एक्सपेरिमेंट। मैं आप लोगों को वो एक्सपेरिमेंट डिस्कस करके बता रहा हूं, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि कितने तरह के चार्जेस होते हैं, क्यों पॉजिटिव होते हैं और क्यों नेगेटिव होते हैं, और बाकी वगैरह जो भी बातें इससे रिलेटेड है वो मैं डिस्कस करूंगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो वो बोल सकता है, अनम्यूट करके बोल दो सर मुझे कुछ डाउट है, मैं आपको बता दूंगा। नहीं है, ठीक है, फिर मैं आगे का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। और भाई किसी का माइक अगर अनम्यूट है तो प्लीज उसे म्यूट कर लो, थोड़ी बहुत आवाज आ रही है। चलिए सुनिए आप ध्यान से। अब अगर आप चाहें तो अगला टॉपिक लिख सकते हैं, टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। टू काइंड्स ऑफ चार्जेस मैं आप लोगों को ना अब वो पूरा एक्सपेरिमेंटल स्टडी पूरी बता रहा हूं जैसी साइंटिस्टों ने अपने टाइम पर की थी। साइंटिस्टों का एक तरीका, वो पहले ये देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, फिर उसके बाद देखते हैं कि वो क्यों हो रहा है, रीजन क्या है उस चीज का। उसके बाद वो ये देखते हैं कि अब ये जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे लिए कैसे फायदेमंद है, हम इसे अपनी जरूरत के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो है कि क्या हो रहा था, उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो सब कुछ क्यों हो रहा था, उसके पीछे के वजह क्या थी, उसके पीछे का रीजन क्या था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक्सपेरिमेंट जिसे बोलते हैं पिथ बॉल एक्सपेरिमेंट, और इसकी मेन हेडिंग होगी टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। मैं पहले आपको ना समझा देता हूं कि पिथ बॉल होती क्या है। थर्माकोल की छोटी छोटी व्हाइट कलर की बॉल्स देखी होंगी आपने ना, बिल्कुल वैसी ही होती है पिथ बॉल्स। यूं मान के चले कि वही पिथ बॉल्स होती है, बिल्कुल हल्की होती हैं और आराम से उनको चार्ज किया जा सकता है। सुनिए ध्यान से, समझिए। साइंटिस्टों ने क्या किया, एक ना ग्लास रॉड और एक लिया सिल्क का कपड़ा। इस ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ रब करना शुरू किया, और रब करने के बाद ना इसे देखा तो ये दोनों ना एक दूसरे को क्या करने लग गए, अट्रैक्ट करने लग गए। अब इन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर रब करते वक्त ऐसा क्या हो गया कि एक ग्लास रॉड का टुकड़ा एक सिल्क के कपड़े को अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। इस चीज के लिए ना एक्सपेरिमेंटल स्टडी हुई। अब मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूँ, ध्यान से। साइंटिस्टों ने क्या किया, एक ग्लास रॉड और एक सिल्क का कपड़ा लिया। इस ग्लास रॉड को इस सिल्क के कपड़े के साथ इस तरीके से क्या किया, रब। और रब करने के बाद उन्होंने सीलिंग से, सीलिंग का मतलब हो गया छत, ये जो छत है, छत से ना एक ना धागा बांधा, सिल्क का एक धागा बांधा, और इस धागे में ना इस ग्लास रॉड को ला करके ना इस तरीके से लटका दिया, ला करके ग्लास रॉड को इस तरह से लटका दिया। और लटकाने के बाद ना ये आपके पास कौन सी रॉड है, ग्लास रॉड। इस ग्लास रॉड को उन्होंने सिल्क से रगड़ करके ना लटका दिया, इस तरह से छोड़ दिया। अब वो एक और ग्लास रॉड लाए, एक और सिल्क का कपड़ा लाए, उस ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ फिर से क्या किया, रब किया गया। दूसरी ग्लास रॉड को दूसरे सिल्क के साथ रब करा, और रब करने के बाद उस ग्लास रॉड को इस वाली लटकी हुई ग्लास रॉड के पास लेकर के आए। मैंने यहाँ फिर से लिख दिया ये एक ग्लास रॉड है, और जैसे इसको ना इस लटकी हुई ग्लास रॉड के पास लाए, इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। जैसे ही रॉड इसके पास लेगा, ये वाली लटकी हुई ग्लास रॉड एकदम से रिपेल होकर के कहाँ चली गई, दूर भाग गई। वो लोग हैरान कि भाई ऐसा क्या हो गया ग्लास रॉड के अंदर कि ये एक दूसरे को रिपेल क्यों कर रहे हैं। उन्हें लगा शायद ग्लास रॉड के अंदर ही ऐसा होगा और दूसरी चीजों में ऐसा नहीं होगा। इन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। अब की बार इन्होंने क्या किया, इसी तरीके के फिर से सीलिंग यानी कि एक छत से एक सिल्क का धागा बांधा,
और इस बार उन्होंने एक प्लास्टिक की रॉड ली और उस प्लास्टिक की रॉड को बिल्ली की खाल से रगड़ दिया, और बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद इस प्लास्टिक रॉड को लाए और दोबारा से धागे से ला करके लटका दिया, और उसके बाद यहां मैं लिख देता हूं दैट इज प्लास्टिक रॉड, यानी कि प्लास्टिक रॉड, मैं सीधा लिख देता हूं प्लास्टिक। एक और प्लास्टिक रॉड लाए और उस प्लास्टिक रॉड को ला करके फिर से बिल्ली की खाल के साथ रगड़ा, और उसके बाद जैसे ही उस प्लास्टिक रॉड को लाए और बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद इस प्लास्टिक रॉड को पहले वाले प्लास्टिक लटकी हुई प्लास्टिक रॉड के पास लाए, जैसे ही लेकर दोनों ने एक दूसरे को फिर से क्या कर दिया, रिपेल। वो हैरान हो गए कि यार जैसा यहाँ दिख रहा था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी नजर आ रहा। अब सोचने वाली बात ये थी कि ये चक्कर है क्या, इस तरीके का रिपल्शन, आखिर ये दोनों चीजें एक दूसरे को क्यों रिपेल कर रही हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। यही सेम चीज इन्होंने कई सारी चीजों के साथ रिपीट की। आपको वो सारी चीजें याद नहीं करनी, हमारी किताब में बस इन्हीं के बारे में लिखा है, हमें सिर्फ इतना ही जानना है। बाकी अगर आप कोई रिफ्रेशर देखोगे उसमें लिस्ट बना रखी है, हमें कोई जरूरत नहीं है वो लिस्ट को याद करने की या याद रखने की, बस हमें इनके बारे में जानना है। सुनिए, अब की बार इन्होंने सोचा यार किसी की ना आवाज आ रही है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अगर किसी के यहाँ पे साउंड खुला रह गया है तो ध्यान दीजिए। बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, जिसके यहाँ बच्चा रो रहा है वो समझ जाए कि मेरे यहाँ से आवाज आ रही है। तो मान लीजिए इस तरीके से अब की बार फिर से एक ग्लास रॉड ली, ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ा और ला करके यहाँ लटका दिया। इस बार ये वाली जो रॉड थी वो कौन सी थी, दैट इज द ग्लास रॉड। उसके बाद एक प्लास्टिक रॉड लाए, प्लास्टिक रॉड को बिल्ली की खाल के साथ रगड़ा और उसके बाद इसको इसके पास लेकर के आए, यानी कि ये वाली जो रॉड है वो कौन सी है, दैट इज द प्लास्टिक रॉड। अब इस प्लास्टिक रॉड को इस ग्लास रॉड के पास जैसे ही ले गए, इन्होंने एक दूसरे को रिपेल नहीं किया, एकदम से एक दूसरे को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास ने ग्लास को रिपेल किया, प्लास्टिक ने प्लास्टिक को रिपेल किया, लेकिन ग्लास और प्लास्टिक ने एक दूसरे को क्या किया, अट्रैक्ट। अब यहां से ना इनके दिमाग में एक बात क्लियर कट पता चली कि भाई सेम सेम चीजें एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीजें एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट। और ये एक स्टेटमेंट बन गया कि सेम चीजें हमेशा रिपेल कर रही हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमेशा एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। अब इस चीज को और भी पक्का और वेरीफाई करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो था पिथ बॉल एक्सपेरिमेंट। क्या किया इन्होंने, इस तरीके की सीलिंग यानी कि छत से ना दो धागे बांध दी और इन दोनों धागों के अंदर ना पहले धागे में भी एक पिथ बॉल बांधी और दूसरे धागे में भी क्या बांधी, एक पिथ बॉल। इसी तरीके से भाई आवाज आ रही है किसी की, आप लोग एक बार म्यूट कर लीजिए नीचे की तरफ, मैं 1 मिनट में म्यूट कर देता हूँ। कुछ नहीं है सेटिंग में, म्यूट हो गया शायद वो, नहीं हुआ म्यूट। आप तो आप जो स्क्रीन देख रहे हैं आप उस पे क्लिक करो, नीचे की तरफ ना माइक जैसा बटन आ जाएगा, सुन रहे हो मेरी बात, नीचे माइक जैसा बटन आ जाएगा, उस पे क्लिक करोगे आवाज बंद होगी। माइक जैसा बटन आ जाएगा, उस पे क्लिक करोगे म्यूट हो जाएगा। समझ नहीं पा रही, दबा तो दिया आवाज आ रही, एक बार दबा दो तो बक्का नहीं है इसे। हाँ तो देखो कुछ प्रॉब्लम है, 1 मिनट रुकिए मैं म्यूट कर देता हूँ। कुछ नहीं है इसमें, आवाज नहीं भाई, बहुत आवाज आ रही है। सेटिंग कर, रुकिए भाई 1 मिनट वेट करो। कोई कनेक्ट मत कर दियो कोई डिवाइस। सुमन, हेलो सुमन, 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 सुमन आपके यहाँ से आवाज आ रही है, म्यूट कर लो उसको। ठीक है चलिए सुनिए ध्यान से। तो अब की बार इन्होंने क्या किया, जिस स्क्रीन के ये जो चीजें आप देख रहे हैं इसको इन्होंने ना धागे से ला करके बांध दिया, एक पिथ बॉल ये रही और दूसरी पिथ बॉल ये। अब की बार इन्होंने क्या किया, इस ग्लास रॉड को उठाया, इस वाली पिथ बॉल से टच किया और फिर इसी ग्लास रॉड को इस वाली पिथ बॉल से टच किया। जैसे ही इससे टच किया और इससे टच किया, ये दोनों ने ना एक दूसरे को रिपेल कर दिया, ये वाली बॉल इधर भागी और ये वाली बॉल इस तरफ भागी। ये लोग हैरान हो गए कि भाई ग्लास रॉड से टच,
एक मिनट रुकिए। क्या कर दूं? आवाज- पता है नहीं, कुछ कर दूं। चल ऐसे दर्द है बहुत। अरे भाई तुम्हारे से गधा नहीं है ना। एक मिनट रुकिए, मैं जरा चेक कर लूं इनका साउंड। हम्म, हेलो, आवाज मत कीजिए और म्यूट कर लीजिए भाई अपने साउंड को नीचे से। ठीक है, चलिए सुनिए, अब हम वापस कंटिन्यू करते हैं। देखिए ध्यान से, तो जैसे हमने इस वाली ग्लास रॉड को इससे टच किया और यही वाली ग्लास रॉड इससे भी टच की, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। अब दोनों ने जब एक दूसरे को रिपेल किया तो समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये रिपेल हो क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है। देखते हैं, इन्होंने सोचा कि यही चीज ना हम दोबारा रिपीट करके देखते हैं। इस बार इन्होंने क्या किया, दोबारा से ऐसी ही 2 पिच बॉल्स लाए और उनको भी धागे से इस तरीके से बांध दिया। अब उसके बाद ये वाली प्लास्टिक रॉड को इससे टच किया और इसी प्लास्टिक रॉड को इससे टच किया, और जैसे ही टच किया फिर से दोनों की दोनों पिच बॉल्स ने एक दूसरे को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। वो फिर हैरान हो गए कि भाई ऐसा हो क्या रहा है कि प्लास्टिक की रॉड या ग्लास की रॉड को टच करने पर ये दोनों बॉल्स एकदम से खुल कैसे जा रही है, क्यों रिपेल कर रही है। अगर आप धागे से 2 बॉल्स को बांधोगे तो वो तो लटकी रहेंगी ना, ये एकदम से रिपेल होने के पीछे की वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। इसकी बार इन्होंने सोचा चलो हम कुछ ना अलग करके देखते हैं कि कुछ डिफरेंट देखा जाए। अब की बार उन्होंने दोबारा से 2 पिच बॉल्स ली और उनको धागे से बांध दिया, और धागे से बांधने के बाद एक पिच बॉल को ग्लास से लाके टच किया और दूसरी पिच बॉल को प्लास्टिक से ला करके टच किया, और जैसे ही एक को ग्लास से टच किया और एक को प्लास्टिक से, ये दोनों की दोनों एक दूसरे को क्या करने लग गई, अट्रैक्ट। फिर है ना कि इसका मतलब ना एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि भाई सेम चीजें जो होंगी वो हमेशा एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। उन्होंने ये अंदाजा लगाया, तब उन्हें चार्ज के बारे में नहीं पता था कि चार्ज जैसा भी कुछ है, तो उन्होंने बोला यार ग्लास को जब मैंने इस बॉल से टच किया तो कुछ ना कुछ तो चेंज इसके अंदर आया होगा, और वही ग्लास फिर मैं इसमें टच कर रहा हूँ तो जैसा चेंज इसके अंदर आया होगा वही सेम चीज इसके साथ भी हुई होगी। इसका मतलब है 2 चीजें अगर सेम है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और ऐसी 2 चीजें जो एक दूसरे बिल्कुल डिफरेंट है, एक ग्लास रॉड और एक प्लास्टिक, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। और यही से एक स्टेटमेंट बना कि सिमिलर चीजें रिपेल कर रही हैं और डिफरेंट चीजें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। अब ना साइंटिस्टों ने एक चीज ऑब्जर्व की, मान लीजिए अगर ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क है। शुरुआत में ये ग्लास रॉड लाए और सिल्क लेके आए। इस ग्लास रॉड को और सिल्क को एक दूसरे के पास लाए तो इन्होंने एक दूसरे को ना अट्रैक्ट किया और ना ही रिपेल किया, मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा था। इन्होंने अब इन्हें आपस में रब किया, और रब करने के बाद, रगड़ने के बाद जब इसे पास लेके आए ना, अब इन्होंने अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया एक दूसरे को। इसका मतलब ये हुआ कि जब रगड़ने के पहले ये अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, रगड़ने के बाद ये अट्रैक्ट करने लग गए। सवाल ये उठता है रगड़ते वक्त हुआ क्या कि अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। इन्होंने सोचा जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो चलो इनको ना अट्रैक्ट करवा के देखते हैं क्या होता है। तो दोनों को आपस में लाए और ला करके टच कराया, और टच कराने के बाद जब दोबारा इनको अलग किया गया ना और फिर देखा कि ये अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो अब इनका अट्रैक्शन खत्म हो गया था। अब ये एक दूसरे पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे। तो इससे ना एक बात समझ में आई उन लोगों को। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इन दोनों को रगड़ा था तब इसमें भी कुछ चेंज हुआ, इसमें भी कोई चेंज आया होगा, और जब हमने इसी वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, और जब हमने इन दोनों को एक दूसरे के पास ला करके टच कर दिया तो इसमें जो भी चेंज आया था वो चेंज ना टच करने की वजह से एक दूसरे के चेंजेस को इन्होंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। वहां मौजूद एक साइंटिस्ट ने एक बात ऑब्जर्व की और ये बताया कि मैं ऐसी चीजों के बारे में जानता हूं जिन्हें एक दूसरे से मिलाने के बाद ना वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, खत्म कर देती है। लोगों ने क्या चीजें, तब उन्होंने बोला कि मैथमेटिक्स का प्लस साइन और मैथमेटिक्स का माइनस साइन, ये 2 ऐसे साइन है जिनको एक साथ जब भी मिलाते हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं मैथ के लिए +10 और दूसरा वाला क्या नंबर लिख देता हूं -10, आप जब भी इन्हें मिलाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके इसका टोटल रिजल्ट कितना ले आ देते हैं, 0। दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके टोटल क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इसका मतलब इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर यहां भी दिख रहा था। तो लोगों ने बोला क्यों ना, लोगों ने ये कहा कि क्यों ना हम भी ऐसा ही करें, इन चार्जेस का नाम भी इसी बेसिस पर रख देते हैं, पॉजिटिव
और क्या नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को टच करने पर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और तब से ये कहा गया कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, पहला है पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। ये चीज हमें तब पता चली और उस टाइम पर बिना किसी रीजन के, बिना किसी लॉजिक के, कन्वेंशनली अपने आप ही ये मान लिया गया कि ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज आएगा हम उसे पॉजिटिव बोलेंगे और प्लास्टिक के ऊपर जो चार्ज आएगा हम उसे क्या मान के चलेंगे कि वो नेगेटिव है। और ग्लास पर जो चार्ज आया उसे पॉजिटिव कहा गया, इसलिए मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव साइन डाल दिया। ये भी ग्लास था तो इसके ऊपर भी मैंने क्या डाल दिया, पॉजिटिव साइन। प्लास्टिक रॉड के ऊपर जो चार्ज है उसे नेगेटिव कहा गया और इस प्लास्टिक रॉड के ऊपर भी जो चार्ज है उसे नेगेटिव कहा गया। इसी तरीके से इस ग्लास के ऊपर जो चार्ज है उसे पॉजिटिव कहा गया और इस प्लास्टिक के ऊपर जो चार्ज है उसे क्या बोला गया, नेगेटिव। और तब से ये कहने लग गए कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। और तब उनको रीजन समझ में आया कि जब हमने ग्लास रॉड को जो चार्ज हो चुकी है, जैसे ही इस वाली पिच बॉल से टच किया था तो इसका कुछ चार्ज इस पिच बॉल के अंदर चला गया होगा, इसलिए पिच बॉल पे पॉजिटिव साइन आ गया। और अगर यही चीज देखी जाए तो इसी ग्लास रॉड को जब इससे टच किया तो इसके पास भी कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया। और ये प्लास्टिक रॉड को जब आपने इससे टच किया तो इस पे कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। और इसी प्लास्टिक रॉड को जब आपने इससे टच किया तो इसके ऊपर भी कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। और सब कहने लग गए नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। और जब आपने इस पहली बॉल को ग्लास रॉड से टच किया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, क्योंकि ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज है। और जब आपने इसको प्लास्टिक से टच किया, क्योंकि प्लास्टिक पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर भी कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। और यहाँ से एक बात फाइनली पता चली कि हाँ भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकाले गया दो लाइनों में। दो जरूरी बातें यहां से पता चली और वो दो जरूरी बातें ये थी, नंबर 1, देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव। और नंबर 2, दूसरा ये पता चला कि लाइक चार्जेस या सिमिलर चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट था इसे बोलते हैं पिच बॉल एक्सपेरिमेंट। एग्जाम में एक्सपेरिमेंट नहीं आता, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो बातें आप लोगों ने सीखी उनसे जो कंक्लूजन मिला वो कंक्लूजन ज्यादा जरूरी है और इंपॉर्टेंट। मैंने आप लोगों के लिए ना नोट्स लिखे हुए हैं, उन नोट्स में ये सारी बातें हैं। ये जो पूरी की पूरी कहानी बताई ना, ये कहानी वहां नहीं लिखी, लेकिन मैंने हेडिंग लिखवा रखा है, टू काइंड ऑफ चार्जेस, पिच बॉल एक्सपेरिमेंट। ये डायग्राम भी वहां पर बना हुआ है और लेकिन फाइनली नीचे मैंने लिखवाया कि पिच बॉल एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या बातें पता चली। तो वो बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। ये था आपका टॉपिक जिसकी हेडिंग थी टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। अब ना सुनिए, ये जो चल रहा था अभी, ये क्या था, ये था कि साइंटिस्टों ने देखा कि क्या क्या हो रहा है। अब पता चल गया भैया क्या क्या हो रहा था। अब हमें ये जानना है कि आखिर क्यों हो रहा है। मैं ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ देता हूँ और लटका के दूसरी ग्लास रॉड से चिपकाता हूँ रगड़ने के बाद, तो वो क्यों रिपेल करता है, रगड़ते वक्त ऐसा क्या हो जाता है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो अगला टॉपिक होगा ना, उस टॉपिक का नाम होगा कॉज ऑफ चार्जिंग। आखिर चार्जिंग के पीछे की वजह क्या है, क्यों कोई बॉडी रगड़ने पर चार्ज हो जाती है। तो आप अगर चाहें तो हेडिंग लिख लीजिए, कॉज ऑफ चार्जिंग। और अब मैं बताता हूं चार्जिंग के पीछे का लॉजिक, चार्जिंग के पीछे की वजह आखिर क्या होती है। बात को जरा ध्यान से समझिए। तो हेडिंग लिख लीजिए, कॉज ऑफ चार्जिंग, कॉज ऑफ चार्जिंग, कॉज ऑफ चार्जिंग। और उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बता दूं, एक टर्म होती है जिससे बोलते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी, पोलैरिटी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी जो डिफरेंशिएट करती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पोलैरिटी। एक्चुअल में कोई डेफिनेशन ऐसी नहीं है जो आपसे पेपर में पूछी जाएगी, मैं आपको समझा देता हूं पोलैरिटी क्या है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक बॉडी के ऊपर चार्ज है। आप पूछोगे ना सर बताओ कितना चार्ज है, मैंने कहा भाई एक बॉडी है जिसके ऊपर ना 3 कूलम का चार्ज है। तो अब आप बोलोगे चार्ज तो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और एक नेगेटिव। ये कौन सा वाला चार्ज है, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है। इसका मतलब अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, मीन्स कि आप मुझसे पूछ रहे हो कि इस चार्ज की पोलैरिटी क्या है, क्या पॉजिटिव चार्ज है या फिर यही वाला क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, यही पोलैरिटी है, पॉजिटिव पोलैरिटी या फिर नेगेटिव पोलैरिटी। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि पोलैरिटी किसे कहा जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, यही क्या है, पोलैरिटी है।
अब शुरू करता हूँ कॉज ऑफ चार्जिंग। आखिर चार्जिंग के पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है। साइंटिस्टों ने ये सोचा कि यार ग्लास रॉड को जब हम सिल्क से रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद ही वो अट्रैक्ट करता है, मतलब रगड़ते वक्त ही कोई ना कोई चीज हो जाती है जिसकी वजह से अट्रैक्ट करना शुरू करता है। इन्होंने सोचा चलो एक काम करते हैं, सिल्क क्लॉथ लाते हैं, ग्लास की रॉड लाते हैं, आपस में इन्हें रगड़ते हैं और रगड़ते वक्त देखते हैं कि भैया जहां पर रगड़ रहे हैं ना उस जगह पर हो क्या रहा है, क्यों चार्ज हो जाती है बॉडी, इसके पीछे की वजह क्या है। तो इन्होंने ऐसा करने की कोशिश की और इनके दिमाग में एक बात आई, यार दुनिया की हर चीज एटम से बनी है तो ग्लास रॉड भी एटम से ही बना होगा, सिल्क भी एटम से ही बना होगा। इन्होंने बोला पूरी ग्लास रॉड को पूरे सिल्क से रगड़ के देखने से ज्यादा अच्छा है कि हम एक ग्लास का एटम ले लेते हैं और एक सिल्क का एटम ले लेते हैं और उनको रगड़ करके देख लेते हैं, जो कुछ भी इनके एटम में होगा ना वही सेम चीज होगी ग्लास के रॉड में और सिल्क के पूरे बड़े कपड़े के टुकड़े के अंदर। और यही बात फाइनल हुई और हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि दो एटम्स ले लेते हैं। पहला एटम ये वाला ले लिया ग्लास रॉड का और एक दूसरा एटम हमने ले लिया किसका, सिल्क का। मैं एक काम करता हूँ, ग्लास और सिल्क ना लिखने के बजाय इसको ए नाम दे देता हूँ और इसका नाम क्या रख देता हूँ, बी। आप सभी लोगों ने ये चीजें पढ़ी हैं कि एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। हेलो, तो इसके अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं, 3 पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो इसके अंदर ना ये हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियस है और ये रहा इसका न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, ये चीज आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, इसलिए न्यूट्रॉन हमारे अभी फिलहाल स्टडी के वक्त किसी काम करें तो हम न्यूट्रॉन को छोड़ देते हैं, सिर्फ बात करते हैं प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की। मान लीजिए इस एटम के अंदर टोटल न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन मौजूद है और इसके अंदर भी सपोज कर लेते हैं कितने प्रोटॉन मौजूद हैं, 10 प्रोटॉन मौजूद है और इसी के बाहर की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसमें भी बाहर की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, 10 इलेक्ट्रॉन। ये बात सभी लोग जानते हैं कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। हम जानते हैं कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका टोटल चार्ज निकालिए कि कितना है, तो सिंपल सी बात, आप एक काम कर सकते हैं, आप बोलेंगे सर अगर एक प्रोटॉन का चार्ज 1 यूनिट मान लिया जाए तो 10 प्रोटॉन के पास जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, प्लस का 10 यूनिट। अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 यूनिट हो तो इसका मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होगा, माइनस का 10 यूनिट। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको जो टोटल चार्ज मिलेगा कैंसिल करके वो कितना मिलने वाला है। इसी तरह से इसकी भी बात की जाए तो एक प्रोटॉन के पास अगर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो 10 प्रोटॉन के पास प्लस का 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी तरीके से 10 न्यूट्रॉन के पास -10 यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा। आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका जो टोटल रिजल्ट आएगा वो कितना आने वाला है, 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस एटम पे भी टोटल चार्ज 0 है, इस एटम पर भी टोटल चार्ज कितना है, 0। ना इसके पास चार्ज है ना ही इसके पास चार्ज है। और मैंने आपको बताया था कि दो बॉडीज तभी अट्रैक्ट या रिपेल करेंगी जब दोनों के पास क्या होगा, चार्ज। इस टाइम पर दोनों के एटम पे टोटल चार्ज 0 है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को ना तो अट्रैक्ट करेंगे और ना ही रिपेल करेंगे क्योंकि इनके पास चार्ज नहीं। अब एक बात समझ में आ गई कि शुरुआत में जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के पास लाए और ला करके इनको एक दूसरे के पास रखा तो ये ना अट्रैक्ट कर रहे थे ना ये रिपेल कर रहे थे। रगड़ने से पहले की बात कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि ग्लास भी एटम से बना हुआ है और हर एक एटम के पास टोटल चार्ज होता है, तो पूरे के पूरे ग्लास के सभी एटम्स के पास 0 चार्ज है। इसका मतलब है पूरी की पूरी ग्लास रॉड पर भी 0 चार्ज है। इसी तरह से पूरे सिल्क पे भी 0 चार्ज है और 0 चार्ज मतलब नो चार्ज। अगर चार्ज है ही नहीं तो वो किसी तरह से एक दूसरे को ना तो अट्रैक्ट करेंगे और ना ही रिपेल करेंगे। अब एक सवाल ये आता है, चलो ठीक है, पता चल गया कि शुरुआत में ग्लास रॉड और सिल्क एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट और रिपेल नहीं कर रहे थे, क्योंकि दोनों के पास चार्ज नहीं था। यही वजह थी हमारे पास, क्योंकि दोनों के पास चार्ज नहीं था। लेकिन अब जब हमने इसको रगड़ा तो ऐसा क्या हो गया कि अट्रैक्ट और रिपेल करना स्टार्ट कर दिया। इसके पीछे की वजह क्या है? तब साइंटिस्टों ने यह कहा कि जब आप दो बॉडीज को आपस में रगड़ते हैं तो एक बॉडी से या एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे एटम में क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, और इस वजह से ही बॉडीज क्या हो जाती हैं, चार्ज। अब
सवाल ये आता है कि आखिर कोई इलेक्ट्रॉन अपने आप एक एटम से दूसरे एटम में जाएगा कैसे। दूसरा सवाल, इलेक्ट्रॉन के जाने से बॉडी चार्ज कैसे हो जाती है। मैं आपको ये बात समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रगड़ने के बाद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब रगड़ते वक्त ही क्या हो रही है, चार्जिंग। हमें ये समझना होगा आखिर रगड़ते वक्त क्या क्या प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से बॉडी में चार्जिंग नजर आनी शुरू हो जाती है। सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लीजिए ये एक एटम है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कम से कम या मिनिमम जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उस एनर्जी को कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जितनी कम से कम जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। हम जब कभी भी दो बॉडीज को आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। आप अपने दोनों हाथों को रगड़ना शुरू कीजिए, आपके हाथ गर्म हो जाएंगे। इसका मतलब जब आप इन्हें रगड़ेंगे तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ता है और फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है और फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और जब वो हीट प्रोड्यूस होते होते इतनी पहुंच जाती है कि वो किसी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा हो जाए तो उस एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही वो आयोनाइजेशन एनर्जी मिलती है वो उस एनर्जी को लेकर के इलेक्ट्रॉन एटम से कहां निकल जाते हैं, बाहर, और एक एटम से निकल करके जंप करके कहां पहुंच जाते हैं, दूसरे एटम के अंदर। इसका मतलब जिस एटम को एनर्जी मिली उसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी देते हैं और एक एटम से निकल के दूसरे एटम में एंटर कर जाते हैं और इस तरह से ना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग द फ्रिक्शन या ड्यूरिंग द रबिंग। दो चीजों को रगड़ते वक्त इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। अब मान लीजिए अगर इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है और सपोज कर लेते हैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके चले गए इसके अंदर, तो इसके अंदर टोटल अब इलेक्ट्रॉन बचे कितने, 8 इलेक्ट्रॉन बचे। अब अगर मैं आपसे पता करूं कि भाई कितना चार्ज है तो आप बोलोगे सर 10 प्रोटॉन के पास तो प्लस का 10 यूनिट चार्ज है और 8 इलेक्ट्रॉन के पास अब माइनस का 8 यूनिट चार्ज है। दोनों को ऐड करेंगे तो इस बार आंसर आएगा 2, लेकिन अब की बार ये जो 2 आएगा वो कैसा होगा, प्लस का 2। इसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर एंटर करेंगे तो ये 10 प्रोटॉन है तो 10 प्रोटॉन तो 10 यूनिट ही चार्ज रहेगा, लेकिन अब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से अब इसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो कितने हो गए, 12। और अगर ये 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसका मतलब ये हुआ कि 12 इलेक्ट्रॉन्स के पास 12 नेगेटिव चार्ज होगा और जब आप इन्हें ऐड करके टोटल निकालेंगे तो इस बार आंसर कितना आ गया, -2। तो पता ये चला कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से इसके पास प्लस का पॉजिटिव 2 यूनिट चार्ज आ गया और इसके पास माइनस का यानी कि नेगेटिव 2 यूनिट चार्ज आ गया। इसका मतलब एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई और दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यही तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था। इसका मतलब जब आप लोग रबिंग करते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है उसके पास कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। इसीलिए एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिवली चार्ज है और यही वजह है कि दोनों की दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गई। इसका मतलब जब मैंने ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ रब किया था, जब मैंने ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ रब किया था तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए और जितने इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकले थे उतने ही इलेक्ट्रॉन सिल्क के क्लोथ के अंदर चले गए। इस वजह से ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आया और सिल्क पर उतना ही क्या आया, नेगेटिव चार्ज। यानी कि जब कभी भी आप दो चीज को रबिंग करेंगे दो चीजों की तो एक पर जितना पॉजिटिव आएगा दूसरे पर उतना ही नेगेटिव आएगा। यही चीज ना हमने इसके अंदर देख ली और अब आपको पता लग गया कि आखिर दो चीजों को रगड़ने पर वो दोनों चीजें आखिर क्यों चार्ज हो जाती है, उसके पीछे की वजह क्या है, उसके पीछे का बेसिक रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया और समझा दिया। अब सुनिए ध्यान से, अगर आपने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ के एक दूसरे से दूर रखा तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही आप इन्हें वापस ला करके टच करेंगे ना तो टच करने के बाद ना इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो इसमें निकल करके वापस चले जाते हैं इस एटम के अंदर। यानी कि अगर इसके दो इलेक्ट्रॉन वापस टच करने पर जैसे ही टच करेंगे इसके इलेक्ट्रॉन वापस इसमें चले जाते हैं और जैसे ही इसमें चले गए तो ये फिर से 0 चार्ज आ गया इस पर
इस पर भी फिर से जीरो चार्ज आ गया और दोनों ही अगर न्यूट्रल हो गए तो ये फिर से एक दूसरे को अट्रैक्ट भी नहीं करेंगे और ना ही रिपेल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल कोई पूछे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जिंग, आखिर कोई बॉडी क्यों चार्ज हो जाती है, तो आप सिंपल सा जवाब दे सकते हैं सर द बेसिक कॉज ऑफ चार्जिंग इज द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी कि अगर आपको किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो बस एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए या उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, अपने आप ही वो बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज। आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं जिसे आपको ना ध्यान रखना है, नोट करके बिल्कुल गौर से सुनना। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। कई बार हम कहते हैं कि इसमें से नेगेटिव चार्ज निकला और इसके अंदर चला गया, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि इसमें से पॉजिटिव चार्ज निकला और इसके अंदर चला गया। कभी भी पॉजिटिव चार्ज कहीं भी नहीं जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है, प्रोटॉन के पास होता है, और प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। नेगेटिव चार्ज किनके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास होता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। हम जब दो चीजों को रगड़ते हैं तो जितनी एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं ना, वो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इतनी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। प्रोटॉन को निकालने के लिए आपको न्यूक्लियस ब्रेक करना पड़ेगा, और न्यूक्लियस को तोड़ना इतना आसान काम नहीं है। इसका मतलब जो हम रबिंग करके बॉडीज को चार्ज करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही रोल होता है, प्रोटॉन का कोई रोल नहीं होता। प्रोटॉन एक जगह से निकल करके दूसरी जगह तक कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ चार्ज अगर होता है किसी बॉडी के ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आ सकता है, इलेक्ट्रॉन के निकलने या इलेक्ट्रॉन के डालने की वजह से। कहा जाता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल करके दूसरी बॉडी में जाता है तो अपने साथ अपना नेगेटिव चार्ज भी लेकर के चला जाता है, और पीछे बदले में क्या छोड़ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए तो जाहिर सी बात है वो दो इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकल गए तो अपने पीछे क्या छोड़ जाएंगे, 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और जिसके अंदर एंटर कर गए उस पे क्या छोड़ जाएंगे, 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज लेकर के आएंगे। इस तरह से दो बॉडीज को रब करने पर एक पर जितना पॉजिटिव चार्ज आता है दूसरे पर बिल्कुल ठीक उतना ही क्या आता है, नेगेटिव चार्ज भी आ जाता है। मेरी बात सबके लिए क्लियर है? अब सुनिए जरा इसके आगे की बात, यहां तक की चीजें क्लियर। अब एक छोटी सी बात ये आती है कि क्या दो बॉडीज को रगड़ने पर उनके मास पे भी कोई असर पड़ता है? आंसर है जी हाँ। जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं तब उनके मास पर भी असर पड़ता है। क्यों पड़ता है सुनिए। मान लीजिए ये आपके पास एक बॉडी है, ये एटम, ये बना किससे, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। कोई आपसे अगर ये पूछे कि भाई ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनसे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे पार्टिकल्स मिलकर के इस एटम को बनाते हैं। अगर आप रबिंग करो और इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के आ जाओ, इलेक्ट्रॉन को निकाल करके एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के आ जाओ, तो भाई जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल करके यहाँ जाएंगे तो उनका मास भी तो उनके साथ चला जाएगा। पहले इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अब उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, कम। और जाहिर सी बात है पहले इसमें पार्टिकल ज्यादा थे, अब पार्टिकल कम है, तो इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो अपने साथ अपना मास भी लेके चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन कम है, पार्टिकल कम है, तो जाहिर सी बात ये हुई कि अब इसका वजन क्या हो जाएगा, कम। और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चले गए उसके अंदर क्या होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन चले गए तो भाई इसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, पार्टिकल ज्यादा हो गए, तो इसका मास भी कैसा हो जाएगा, ज्यादा। यानी कि कोई पूछे कि अगर हम दो चीजों को रगड़ते हैं तो क्या उनके मास पे भी फर्क पड़ता है, आपका जवाब होगा जी हाँ। जब हम दो बॉडीज को आपस में रगड़ते हैं तो उनकी चार्जिंग होती है, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी बॉडी में चला जाता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका वजन, उनका मास कम हो जाता है, और जिसके अंदर एंटर करता है उसका मास बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर एंटर करता है वहां इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, पार्टिकल ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए वहां का मास बढ़ जाता है। एक बार एक टीचर ने वाइवा में एक सवाल पूछा था एक बच्चे कि अगर मैं तुम्हें दो आइडेंटिकल बॉडीज और दोनों को रब कर दूं और रब करके तुम्हारे सामने रख दूं, तुम्हें पता है कि रबिंग करोगे तो जाहिर सी बात है कि बॉडी की चार्जिंग होगी, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो क्या तुम ये बता सकते हो कि किस पे पॉजिटिव और किस पर नेगेटिव? इसका जवाब दे सकते हैं सोच समझ के। आपको अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज दी गई हैं बिल्कुल बराबर सेम मास, आप उन्हें उठाइए, रब कीजिए और रब करने के बाद उनका मास मेजर कीजिए।
जिस बॉडी को रब करने के बाद अगर जिसका मास बढ़ गया, इसका मतलब जरूर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर कर गए, तभी तो मास ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन अगर आए तो अपने साथ अपना नेगेटिव चार्ज भी लेके आए, इसका मतलब है जिसका मास ज्यादा होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गए उसका मास कम होगा और जरूर उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब आप इस तरह से ये बता सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में हम उनके मास से भी बता सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, दिस इज मास, मास के साथ में क्या लिख दिया, ए क्या है, किसी एटम का नाम मैंने ए ले लिया, दूसरा एटम है बी, मैं इस बी के बजाय लेता हूं, दोबारा से मास लिख दिया, क्या ए का लिख दिया। मान लीजिए दोनों के दोनों आइडेंटिकल थे, दोनों को मैंने रगड़ा, रगड़ने की वजह से एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और एक के ऊपर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें ट्रांसफर हो गए। अच्छा, इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए तो इसका मास कम हो गया और इसमें एंटर कर गए तो इसका मास ज्यादा हो गया। ये नेगेटिव चार्ज दिखा रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिवली चार्ज जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज एटम से उसका मास कैसा है, ज्यादा। ये दोनों आइडेंटिकल थे, रगड़ने के बाद इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए इसका वजन बढ़ गया और इसका वजन क्या हो गया, कम। अब ना एक छोटा सा ना सवाल आता है, वो क्वेश्चन ये है कि सर अगर हम दो बॉडीज को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों चार्ज हो जाती है, हमें ये बात समझ में आ गई, एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है एक पे नेगेटिव। हम ये कैसे पता करेंगे कि किस पे पॉजिटिव आएगा और किस पर नेगेटिव आएगा, या हम ये कैसे कह सकते हैं, किस तरह से हम ये बात बोल सकते हैं कि दो बॉडीज को रगड़ने पर कौन सी एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी और कौन सी एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी। मैं आपको इसका रीजन समझाता हूँ, इसका लॉजिक समझाता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, कैसे पता चलेगा कि कौन सी वाली बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और कौन सी वाली बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। दुनिया की हर चीज किससे बनी है, एटम से बनी है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कहां पर होते हैं, बाहर। ये प्रोटॉन ना इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ फोर्स लगा के अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। अट्रैक्ट करते तभी तो इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाते। क्या लगता है, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं तो क्या सभी एटम्स के अंदर सभी प्रोटॉन सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर बिल्कुल बराबर फोर्स लगाते होंगे क्या, नहीं। किसी एटम के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जिस एटम में ज्यादा फोर्स लगा के रखते हैं उसके इलेक्ट्रॉन ना ज्यादा बाउंडेड है, ज्यादा बंधे हुए हैं, वो ज्यादा टाइटली पैक्ड है। और जिस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रोटॉन कम और थोड़ा फोर्स लगा कर रखते हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंडेड है। इसका मतलब है जिसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच करके टाइटली बाउंड करके रखता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, और जिसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को लूजली बांध करके रखता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान है। आप थोड़ी एनर्जी दोगे तो भी इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे। यानी कि आपने दो बॉडीज ली, एक एटम ए और दूसरा एटम ले लिया बी। मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड है, बंधे हुए मजबूती से, और इसमें लूजली बाउंडेड है। जब आप इनको रब करोगे, रगड़ोगे, तो फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वो हीट एनर्जी जाहिर सी बात है पहले किसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी, इस वाली बॉडी में से जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है। इसका मतलब जब कभी भी आप दो बॉडीज को आपस में रगड़ते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन उस बॉडी में से निकलता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से निकलता है इसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होते हैं, और उस बॉडी में एंटर करता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होते हैं। यानी कि जिसमें लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, और जिसके अंदर टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि हमेशा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाए कि जब कभी भी हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और किस पर नेगेटिव, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं सर अगर दो बॉडीज को रब करेंगे तो हमेशा वो बॉडी जिसके अंदर लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जिसके अंदर टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो टॉपिक था इसका नाम था कॉज ऑफ चार्जिंग, और मैंने आपको बता दिया कि आखिर चार्जिंग के पीछे की वजह क्या होती है। दो बॉडीज को रगड़ने पर ऐसा क्या होता है कि वो दोनों बॉडीज चार्ज हो जाती है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली। तो ठीक है, अब मैं इसके बाद ना एक आखिरी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, एक छोटा सा और टॉपिक।
5 से 10 मिनट का आप इस बात को ध्यान से सुन लीजिए और ढंग से समझ लीजिए, फिर मैं आगे की क्लासेस के बारे में आपको बता दूंगा। देखिए, अब ना साइंटिस्टों को पता चल गया, आप लोगों को भी पता चल गया कि भाई दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। क्यों बॉडी चार्ज हो जाती है रगड़ने पर, ऐसा क्या होता है कि बॉडी चार्ज हो जाती है, इसके पीछे का रीजन भी आप लोगों ने जान लिया। अब एक बात थी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी साइंटिस्टों के सामने। बात ये थी कि अगर हम किसी बॉडी को रगड़ते हैं तो वो चार्ज हो जाती है, ठीक है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये बॉडी चार्ज है कि नहीं है? हम कैसे देखें, कैसे पता करें कि इस पे चार्ज है कि नहीं? क्योंकि रगड़ने के बाद मैंने इसको चार्ज कर दिया, आप क्या आप इसको देख के बता सकते हो क्या कि हाँ अब ये चार्ज है, अब ये चार्ज नहीं? तब इन्होंने सोचा क्यों ना हम एक इंस्ट्रूमेंट बनाए, एक डिवाइस बनाए जो हमें ये बताए कि किसी बॉडी के पास चार्ज है या फिर नहीं है। और ऐसे ही एक अपैरेटस बनाया गया जिसका नाम रखा गया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। और इसको शॉर्ट में अगर मैं लिखूं, शॉर्ट फॉर्म में, तो इसके लिए लिखा जाता है गोल्ड, और फिर लीफ के लिए लिखा जाता है एल, और इलेक्ट्रोस्कोप के लिए लिखा जाता है ई। जी स्टैंड्स फॉर गोल्ड, एल स्टैंड्स फॉर लीफ, और ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड मतलब वही सोना, लीफ मतलब पत्तियां, और इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। तो यहाँ पर बोलते हैं सोने की पत्तियों वाला इलेक्ट्रोस्कोप, इसी को कहा जाता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूं आखिर इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, किसे कहते हैं। भाई माइक्रोस्कोप नाम सुना है सभी ने? माइक्रो मतलब होता है छोटा, स्कोप मतलब होता है देखना। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो छोटी चीजों को दिखाए उसे बोला माइक्रोस्कोप। भाई ये आवाज मत कीजिए और म्यूट कर लीजिए। माइक्रोस्कोप होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो छोटी चीजों को दिखाता है, दैट इज माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है? जो दूर की चीजों को दिखाए उसे बोलेंगे टेलीस्कोप। तो उस हिसाब से इलेक्ट्रोस्कोप क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रो वर्ड चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, स्कोप का मतलब देखने से रिलेटेड हो गया, इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्कोप मिला देंगे तो इसका मतलब है चार्ज को देखना। यहाँ चार्ज को देखने का मतलब आंखों से देखना नहीं, एक तरह से आंखों से दिखाएगा तो सही, लेकिन एक तरह से ये है कि चार्जेस के बारे में पता करना कि किसी चीज के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो कहा जाता है इलेक्ट्रोस्कोप वो डिवाइस होती है जो हमें ये दिखाती है कि किसी बॉडी के पास चार्ज प्रेजेंट है या फिर नहीं। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप is a simple instrument which is used to detect the presence of charge on a body। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा अपैरेटस है जो हमारी मदद करता है ये पता करने में कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज मौजूद है या फिर चार्ज मौजूद नहीं। इसे कहा जाता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने ना ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको, आप इसे देखना, और जब मैं इसकी वर्किंग आपको समझाऊंगा ना तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर ये किस तरीके से काम करता है और कैसे इसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी बॉडी के पास चार्ज है या फिर चार्ज नहीं है। सुनिए, इसके लिए ना आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। आप ना इस तरीके से एक ना कोई भी ग्लास का एक वेसल ले लीजिए, मान लीजिए एक ग्लास की बॉटल ले ली मैंने, इस तरीके से ये रहा एक मेरे पास ग्लास का एक वेसल, एक ग्लास बॉटल ले ली मैंने। इस ग्लास की बोतल के ऊपर ना हमने रबड़ का एक ढक्कन लगा दिया, रबड़ का या कोई भी कॉर्क भी बोल सकते हैं, ये रबड़ का एक ढक्कन लगा दिया। इस ढक्कन में एक होल किया और होल करके ना इसके अंदर ना हम लोगों ने क्या किया, एक मेटल की रॉड ला करके इसके अंदर डाल दी। दिस इज द मेटल रॉड। और ना ऊपर से इस मेटल रॉड को ना थोड़ा सा बड़ा बना दिया जाता है, इसे बोलते हैं मेटल नॉब, KNOB नॉब। ये कुछ नहीं है भाई, बस इस मेटल को थोड़ा सा यहाँ से बड़ा साइज का बना दिया गया है ताकि अगर कोई चीज लाके मुझे टच करनी हो तो मैं आसानी से इसको टच कर सकूं, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसका। ये रहा आपके पास एक बोतल, ग्लास कांच की एक बोतल, ये आपके पास एक मेटल की रॉड है, ये एक रबड़ का ढक्कन लगा हुआ है इसके ऊपर, इस जगह को बोलते हैं मेटल नॉब। और ना हम एक काम करते हैं, देखिएगा रुकिएगा, गोल्ड लेके आते हैं, गोल्ड सोना, सोने को लाते हैं और उसे पीट पीट करके बिल्कुल पतला कर लेते हैं, जितना पतला हम उससे कर सकते हैं बिल्कुल पतला कर लिया जाता है उस सोने को, और उसको पीट करके ना उसकी एक पतली सी ना पट्टी बना ली जाती है, बिल्कुल एक पतली पट्टी इस तरीके की मान लीजिए, ऐसी एक ना पतली सी पट्टी बना ली जाती है। और ये जो पट्टी है जितनी पतली बना लो उतना ज्यादा अच्छा है।
और इस पतली सी जो पट्टी है, इस पट्टी को ना फोल्ड कर दिया जाता है। किस तरह से मैं आपको बताता हूँ, ये सीधी है, आप इसे उठाइए और इस तरीके से ये मोड़िए और इस तरह से इस पट्टी को क्या कर दिया जाता है, फोल्ड कर दिया। अब मैंने जब इसे फोल्ड कर दिया तो फोल्ड करने के बाद इस गोल्ड की जो 2 लीव्स आप देख रहे हैं, जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों को लाए और ला करके ना इस तरीके से यहाँ पर यूं करके यहाँ पर लगा दिया जाता है। आप देख सकते हैं क्लियरली, इस तरह से इन दोनों को लटका दिया जाता है, यहाँ पे लगा दिया जाता है। मैं इस लगाई हुई पत्तियों को मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आप लोगों के सामने। इस तरीके से गोल्ड की, सोने की दोनों पत्तियों को यहाँ पर इस जगह लगा दिया जाता है और इसे इस जगह पर ऐसे लगा दिया जाता है। यानी कि किस चीज की पत्तियां हैं, ये गोल्ड की पत्तियां यानी कि सोने की। और बस इसी डिवाइस को बोला जाता है गोल्ड लीफ, और यहाँ पर क्या लिख दिया, इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड मतलब सोने की पत्तियों वाला इलेक्ट्रोस्कोप। और यही डिवाइस ना, यही अपैरेटस हमारी मदद करेगा ये पता करने में कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज मौजूद है या फिर नहीं। कैसे करेगा मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप लोगों के पास कोई एक रॉड है, उस रॉड पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज। आप क्या कीजिए, उस नेगेटिवली चार्ज रॉड को लेकर के आइए इस तरीके से, और सपोज कर लो इसके पास कुछ नेगेटिव चार्ज मौजूद है, और इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को ला करके इस मेटल के नॉब पे टच कर दीजिए। जैसे रॉड लाए और इस पर टच कर दीजिए, जैसे ही आप इसको इससे टच करेंगे ना, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज ना इस मेटल नॉब के थ्रू ना इस पूरी की पूरी मेटल रॉड के अंदर ना ट्रांसफर होते होते नीचे तक आ जाएगा, और इस पत्ती पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पत्ती के ऊपर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि भाई नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल। और जैसे ही रिपेल करेगा, ये दोनों की दोनों पत्तियां एक दूसरे को फोर्स लगा के एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और ये पत्तियां खुल जाएंगी। और जैसे ही पत्तियां खुल गई तो समझ लेना कि जो बॉडी आपने टच की थी वो क्या है, चार्ज है। ऐसा जरूरी नहीं कि नेगेटिव, आप अगर पॉजिटिव चार्ज लाओगे, नेगेटिवली चार्ज लाओगे, कोई भी चार्ज होगा। अगर यहाँ पॉजिटिवली चार्ज रॉड होती तो यहाँ पे दोनों पे कैसा चार्ज आता, पॉजिटिव, और फिर पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल। इसका मतलब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा सिंपल अपैरेटस है जिसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है या फिर नहीं है। बस ये इंस्ट्रूमेंट है जो हमें ये बताएगा कि प्रेजेंस ऑफ चार्ज किसी बॉडी पर है या फिर नहीं। इसे कहा जाता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब मैं इसके बारे में थोड़ा और भी कुछ बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मान लीजिए जो दोनों पत्तियां हैं, इन दोनों पत्तियों के बीच का जो एंगल है, मैंने इस एंगल को क्या मान लिया, थीटा रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, आप जानते हैं अगर मैं इन रॉड को टच ना करूं, स्टार्टिंग में इसको बनाऊं, तो ये जो दोनों पत्तियां, ये पत्तियां यूं लटकी रहेंगी नीचे ऐसे, और इन पत्तियों के बीच में अभी कितना एंगल होगा, 0। सपोज कर लो आप ना एक रॉड लाए ये चेक करने के लिए कि भाई वो रॉड चार्ज है या फिर नहीं है, और रॉड को लाके आपने टच किया और पत्तियां नहीं खुली। अच्छा, अगर रॉड को ला करके टच किया और पत्तियां नहीं खुली, इसका मतलब है इन पत्तियों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा होगा, 0। अगर पत्तियां नहीं खुली, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इन पत्तियों पे कोई चार्ज नहीं आया। चार्ज क्यों नहीं आया, क्योंकि वहां पर बॉडी के पास कोई भी चार्ज नहीं था। इसका मतलब अगर आप गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर कोई रॉड ला करके टच करते हो और ये पत्तियां नहीं खुलती हैं, तो उस केस में थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। और अगर थीटा 0 हो गया तो समझ लेना कि उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो भी कितना है, 0। इसी तरह से अगर आप एक रॉड लेके आते हैं, मतलब चार्ज नहीं है बॉडी के पास, एक रॉड लाते हैं जिसके पास बहुत सारा चार्ज, बहुत ज्यादा चार्ज, आपने ला करके इससे टच किया, जैसे ही टच करोगे बहुत सारा चार्ज है तो इससे भी ज्यादा चार्ज मिलेगा, इससे भी ज्यादा चार्ज मिलेगा। भाई ज्यादा चार्ज दूसरे वाले चार्ज को बहुत ज्यादा ताकत लगा के रिपेल करेगा, और इतना रिपेल करेगा कि ये दोनों की दोनों पत्तियां खुल के बिल्कुल सीधी हो जाएंगी, एकदम स्ट्रेट, कि इनके बीच का एंगल कितना बनने लगेगा, 180 डिग्री। इसका मतलब अगर आपने चार्ज बॉडी को इससे टच किया और ये थीटा की वैल्यू बढ़ करके 180 डिग्री तक पहुंच गई, तो इसका मतलब भाई चार्ज की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम है, काफी ज्यादा है, लार्ज, काफी बड़ा चार्ज है इसके पास। इस तरह से हम ये पता कर पाएंगे कि किसी बॉडी के पास चार्ज प्रेजेंट है या फिर चार्ज प्रेजेंट नहीं। एक बार ना एक सवाल आया था एग्जाम में, पहले, काफी पहले का सवाल था। वो क्या था, मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। उस चीज के लिए पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं। पहली चीज ये आती है कि भाई गोल्ड ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, और भी तो कुछ यूज कर सकते हैं। जी हाँ, और कुछ भी यूज कर सकते हैं। एल्यूमिनियम भी इस्तेमाल किया जा सकता है,
सिल्वर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड यूज करने का एक अपना फायदा है अलग। कहते हैं गोल्ड यूज करने से ना इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। अगर आप देखें ना तो गोल्ड ना एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा मेटल है जिससे पीट पीट करके, ठोक ठोक करके उसकी सबसे पतली थिनेस्ट स्लाइस बनाई जा सकती है। स्लाइस मतलब बहुत ही पतली और बारीक प्लेट बनाई जा सकती है। इतना पतला हम किसी और को पीट पीट के नहीं कर सकते, सिर्फ गोल्ड को ही कर सकते। तो कहते हैं गोल्ड को जितना ज्यादा पतला, जितना ज्यादा बारीक बना लोगे ना, और बारीक बना करके लाके यहाँ रखोगे, तो उतना ही गोल्ड का वजन कैसा होगा, कम। भाई मोटी पट्टी अगर किसी की लाके रखते हो, एल्यूमिनियम का मोटा सा टुकड़ा लाओगे तो वो भारी होगा, और गोल्ड का बिल्कुल पतला, जितना पतला हो सकता है उतना पतला करके यहाँ रखेंगे तो वो हल्का होगा। जाहिर सी बात है, इस जगह पर ग्रेविटी मौजूद है, तो इस वाली पत्ती को भी ग्रेविटी नीचे खींचेगी, इसको भी नीचे खींचेगी, और ग्रेविटी कितना फोर्स लगाती है, इसके वेट जितना, दैट इज कितना फोर्स लगेगा, mg। नीचे इधर भी और इधर भी। अगर आप कोई चार्ज बॉडी लाते हो और इससे टच करते हो और टच करने पर वो नीचे आता है, तो ग्रेविटी और यहाँ की ग्रेविटी फोर्स लगा रही है। ये पत्तियां खुलना तो चाहती है, मगर ग्रेविटी इन्हें खींच करके वापस लाने की कोशिश करेगी नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज रॉड आप यहाँ टच करते हो तो जितना पत्तियों को खुलना चाहिए उतना पत्तियां नहीं खुल पाएंगी, क्योंकि ग्रेविटी भी तो फोर्स लगा के उन पत्तियों को कहाँ खींच रहे हैं, नीचे। तो अब हमारे सामने एक ही ऑप्शन बचता है कि हम इस फोर्स को या तो हटा दें, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा करने के लिए हमें ग्रेविटी खत्म करनी पड़ेगी, जो हम नहीं कर सकते, या फिर हम इन पत्तियों का मास इतना कम लें ताकि ये फोर्स बहुत कम लगे, और हमारा ये जो चार्ज है जैसे यहाँ पहुंचे, बहुत कम फोर्स की वजह से पत्तियां जितना ज्यादा से ज्यादा खुल सकते हैं उतनी खुल जाए। और इसीलिए ये मास हमें कम चाहिए। मास कम तब होगा जब आप पतली से पतली पट्टी लोगे, और पतली से पतली पट्टी जो हो सकती है सबसे थिनेस्ट, वो किसकी बनाई जा सकती है, गोल्ड की। इसलिए बेटर है कि हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करें, गोल्ड। कहा जाता है गोल्ड इस्तेमाल करने से इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि अब अगर आप इसको थोड़ा सा भी चार्ज दोगे ना, तो फटाफट पत्तियां खुल जाएंगी और पता चल जाएगा कि चार्ज है। मान लो ये पत्तियां बहुत भारी भारी और आप इसके ऊपर जरा सा चार्ज वाली एक रॉड लाओ, तो वो जरा सा चार्ज ग्रेविटी की वजह से पत्तियां खुलेंगी, पर नहीं खुल पाएंगी। तो आपको रॉड पे तो चार्ज प्रेजेंट है, लेकिन ये ऑपरेटर्स दिखाएगा कि भैया चार्ज नहीं है, पत्तियां खुल नहीं पा रही, जबकि वो पत्तियां ग्रेविटी की वजह से नहीं खुल पा रही। इस वजह से हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, गोल्ड। अगर आप एल्यूमिनियम यूज करते हो वो भी सही है, अभी इसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अगर आप एल्यूमिनियम यूज कर ले तो खुद ही समझदार हो कि क्या होना चाहिए, एल्यूमिनियम लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इसका नाम होना चाहिए। तो आप इसको किसी भी चीज से, मेटल का भी इस्तेमाल, आयरन का भी इस्तेमाल, घर में कोई भी लोहे की पत्ती वत्ती उससे भी बना के आप चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्क करेगा, सही तरीके से वर्क करता है। चीजों को रगड़ो और ला करके यहाँ टच कर दो, पत्तियां खुल जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस बॉडी के पास क्या है, चार्ज है। अब एक सवाल आता है, पूछा गया था कि अगर हम इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को स्पेस में लेके जाए, ऐसी जगह जहां पर ग्रेविटी नहीं है, तो भाई ग्रेविटी कितनी है, 0। तो पूछा था बताओ इन पत्तियों के बीच में कितना एंगल बनेगा अगर हम एक चार्ज रॉड ला करके यहाँ पे टच करते हैं, कितना, हेलो, ओके। तो जैसे ही हम इसको स्पेस में लेकर के गए, तो स्पेस में ले जाने के बाद क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं है, इसका मतलब ग्रेविटी वाला जो फोर्स है, वेट mg, वो लगेगा ही नहीं। वो कितना लगेगा, 0। और अगर कोई नीचे खींच ही नहीं रहा, तो पत्तियां जितना खुलना चाहे उतना खुल सकती हैं। इसका मतलब स्पेस में या सैटेलाइट में या ऐसी कोई भी जगह जहां पर ग्रेविटी मौजूद नहीं है, जैसे कि अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी कितनी होती है, 0, उस जगह पर भी आप अगर इसे ले जाओगे और चार्ज बॉडी को टच करोगे, ये पत्तियां पूरी खुल जाएंगी, और इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो फिर से कितना बनेगा, 180 डिग्री का। इसका मतलब जहां पर ग्रेविटी मौजूद नहीं है उस जगह पर ये एंगल ऑलवेज कितना बनेगा, 180 डिग्री। ये एंगल जितना ज्यादा होगा, समझ लेना चार्ज भी उतना ज्यादा है। ये एंगल जितना कम होगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि चार्ज भी उतना कम है। कहां पर, अर्थ के ऊपर, इस जगह पर जहां ग्रेविटी मौजूद है। मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। आप ना इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से ये भी चेक कर सकते हैं कि किस बॉडी पर चार्ज ज्यादा है और किस बॉडी पर चार्ज कम है। मतलब आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि बॉडी पे चार्ज कम है या फिर किसी दूसरी बॉडी के कंपैरिजन में उस पर चार्ज ज्यादा है। ऐसा करने के लिए आप एक छोटा सा काम कीजिए, आप एक रॉड लीजिए, उसको लाइए और इस पे टच कीजिए। जब आप इस पे ला करके इसे टच करेंगे तो ये पत्तियां खुल जाएंगी। सपोज कर लीजिए जो रॉड आप लेकर के आए, उसको टच करने पर जो ये पत्तियां खुली, उनसे पत्तियों के बीच में कितना एंगल बना, थीटा।
और मान लेते हैं उस रॉड के ऊपर जो चार्ज था वो वाला चार्ज कितना था, Q1 था। इसी तरीके से अब आप इस रॉड को हटा लीजिए, अब दूसरी रॉड लेकर के आइए, उस रॉड के ऊपर भी चार्ज था, आप उससे भी टच कीजिए। जैसे ही टच करोगे ये पत्तियां फिर से खुलेंगी, और मान लीजिए इस बार जो पत्तियां खुली उनके बीच का जो एंगल था वो सपोज कर लेते कितना बना, θ2 बना। और इसकी दूसरी वाली पत्ती के ऊपर जो दूसरी वाली रॉड के ऊपर जो चार्ज था वो वाला चार्ज मान लेते कितना, Q2। मतलब ये हुआ जब आपने Q1 चार्ज वाली रॉड को इस इलेक्ट्रोस्कोप से टच किया तो पत्तियों के बीच का एंगल θ1 था, और जब आपने Q2 चार्ज वाली रॉड को इलेक्ट्रोस्कोप से टच किया तब जो एंगल पत्तियों के बीच में था वो कितना था, θ2 था। अब मान लीजिए अगर θ1 जिस केस में एंगल ज्यादा होगा, मान लो पहली बार में एंगल ज्यादा था, पत्तियां ज्यादा खुली, तो इसका मतलब समझ जाइए कि इस टाइम पर चार्ज भी कैसा है, ज्यादा। इसका मतलब है जिस टाइम पर पत्तियां ज्यादा खुलेंगी उस रॉड के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा, और जिसके अंदर पत्तियां कम खुली उसके ऊपर चार्ज कम होगा, और जिसमें पत्तियां नहीं खुली, थीटा कितना 0, उसके ऊपर चार्ज भी मौजूद नहीं। इस तरह से ना गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हमारी मदद करता है ये पता करने में कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है या फिर नहीं है। हम उसके चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो बॉडी चार्ज है या फिर नहीं। अब मैं आज की क्लास को एक छोटे से फॉर्म में एक समराइज करके आपको बात बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम रुके हुए चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम ये पढ़ते हैं कि वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर कैसे फोर्स लगाता है, अपने आसपास कितनी फील्ड बनाता है, किस तरह की फील्ड बनाता है। हमें ये भी पढ़ना है कि कितना वो पोटेंशियल बनाता है। हम फोर्स के बारे में, पोटेंशियल के बारे में, फील्ड के बारे में आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि चार्ज क्या होता है। कहते हैं चार्ज ना एक प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को इस काबिल बनाती है कि वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा के उससे अट्रैक्ट या फिर क्या कर सके, रिपेल कर सके। फिर मैंने आपको बताया कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए वो न्यूट्रल होता है। फिर मैंने आपको बताया पिचफॉल एक्सपेरिमेंट, जिससे हमने ये पता किया कि 2 तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, और ये भी पता किया कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर मैंने आपको बताया पोलैरिटी क्या होती है। पोलैरिटी वो प्रॉपर्टी होती है जो डिफरेंशिएट करती है, डिस्टिंग्विश करती है पॉजिटिव और नेगेटिव को। किसी भी बॉडी के पास अगर 10 यूनिट चार्ज है तो मैं बोलूं कि प्लस का 10 यूनिट है, तो वो जो प्लस मैं बता रहा हूँ उसकी क्या है, पोलैरिटी। अगर मैं बोलूं माइनस का 10 यूनिट है तो वो माइनस जो है 10, वो क्या है, माइनस साइन, वो भी उसकी क्या है, पोलैरिटी। उसके बाद मैंने आपको बताया कॉज ऑफ चार्जिंग, आखिर चार्जिंग के पीछे की वजह क्या होती है, क्यों चार्ज होता है। जब कभी भी आप 2 बॉडीज को आपस में रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, वही हीट इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है, एटम के इलेक्ट्रॉन्स को, और वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी, हीट एनर्जी लेकर के एक एटम से निकल करके दूसरे एटम में चले जाते हैं। जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिस एटम में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया उसका वजन कम हो जाता है, और जिसके अंदर एंटर करता है उसका वजन बढ़ जाता है। मैंने आपको ये भी बताया कि हमेशा जब कभी भी 2 एटम्स या 2 बॉडीज को रब किया जाता है, जब कभी भी हम 2 बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ऐसे एटम से निकलता है, ऐसी बॉडी से निकलता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होते हैं, और ऐसी बॉडी में एंटर करता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होते हैं। और इस तरह से एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है और एक बॉडी पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। और ऐसा होने पर इनके मास में भी फर्क पड़ता है, क्योंकि एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसका वजन कम हो जाएगा, और जिसके अंदर एंटर कर गया उसका वजन, उसका मास बढ़ जाता है। इसके अलावा फिर मैंने आपको पढ़ा है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा अपैरेटस है जो हमें ये बताता है कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है या फिर चार्ज प्रेजेंट नहीं है। आप जैसी बॉडी को ला करके इस पे टच करोगे, पत्तियां खुल गई तो चार्ज है, और पत्तियां नहीं खुली तो समझ लीजिए कि बॉडी के ऊपर चार्ज नहीं है। अब मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, वरना मुझे अब छोटी सी एक बात बतानी है, फिर मैं क्लास एंड करूंगा। कोई बात नहीं, चलिए मैं बात बताता हूँ, सुनिए। अब ना मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनिए। आप लोगों के घर में ना इस तरीके का टैप लगा होगा, टैप मतलब नल का टोटी जिसमें से पानी आता है। ये मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ये मैंने ड्रॉ कर दिया इस तरीके। आप इस नल को ओपन करते हैं तो पानी इसमें से गिरना शुरू हो जाता है।
आप इसको स्लो करते जाइए, कम करते जाइए, करते जाइए, तो यहाँ पर ना वाटर का जो फ्लो है ना वो धीरे धीरे कम करते जाइए, और इतना कम कर दीजिए कि पानी का जो बहाव है, ये जो पतली सी लकीर है, ये बहुत ही ज्यादा पतली बन जाए। उसके बाद एक ना ग्लास रॉड लाइए, रब कर लीजिए, और वो रब की हुई ग्लास रॉड को ला करके ना इस पानी की धार के पास ला करके रख दीजिए। ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज रॉड आप इसके पास लेकर के आएंगे ना, तो ये जो पानी की जो धार है, ये पॉजिटिव चार्ज ना इस पानी की धार को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से अपने आप ही ये जो वाटर का फ्लो है ना, ये सीधा ना जाने के बजाय इस तरीके से जाना शुरू हो, इस तरीके से मूव करेगा। अगर आप ये काम करते वक्त यहाँ पर एक शीट लगा दे, छुपा दे इसको ना, तो सारे लोग देख के हैरान हो जाएंगे, यार ये पानी सीधा गिरने के बजाय बोल करके क्यों गिर रहा है? क्योंकि इस तरफ से ना ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड जो है ना, वो इस पानी के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जानते हैं कि अब इसके पास क्या हो चुका है? चार्ज आ चुका है। आपको ये पता है ना, कागज को अगर हम स्केल, रगड़े हुए स्केल के पास ले जाते हैं तो कागज चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्केल को जब आप सिर पर रगड़ते हैं तो उसकी क्या हो जाती है? चार्जिंग। और अगर उसकी चार्जिंग हो गई तो वो दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा के उसे अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। इस वजह से मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो गाड़ियां होती हैं, या मैंने आपको अभी भी बताया था कि ऐसी गाड़ियां जिनके अंदर ना ऐसी चीजें जिनके अंदर ना पेट्रोल, डीजल ये सब भर भर के लेके जाया जाता है, उनके पीछे मोटी सी लोहे की चेन लगाई जाती है जो जमीन को टच करते हुए जाती है। वो जो मोटी सी चेन लगाती है वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि गाड़ी के ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जब आप गाड़ी को या कार को या ट्रक को किसी भी चीज को चलाते हैं तो इनके डिफरेंट डिफरेंट गाड़ी के पुर्जों के बीच में ना रगड़ होती है, फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन की वजह से ना गाड़ी का एक पुर्जा जो है या एक पार्ट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और दूसरा वाला पार्ट कैसा चार्ज हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव कभी भी एक दूसरे से आकर के मिलेंगे, तो जब कभी भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में आकर के टच करता है तो एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है, एक चिंगारी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से उस गाड़ी में आग लग सकती है। इसका मतलब ये चार्ज ना गाड़ी में प्रोड्यूस होगा ही होगा, क्योंकि गाड़ी के डिफरेंट पुर्जे आपस में रगड़ खाते ही खाते हैं। बस हमें करना इतना है कि ये चार्ज गाड़ी के लिए हार्मफुल है, हमें इस चार्ज को किसी भी तरह से गाड़ी से बाहर निकालना होता है। इसीलिए हम गाड़ी के पीछे एक मोटी सी जंजीर लगाते हैं और उसको जमीन पर टच कर देते हैं, ताकि गाड़ी पर जितना भी चार्ज एक्स्ट्रा आता है वो सारा का सारा फ्लो करके कहाँ चला जाए? जमीन में। जिसकी वजह से हमारी गाड़ी बिल्कुल सेफ और बिल्कुल सही रहती है। आप गाड़ी को कितने भी डिस्टेंस तक लेके जाइए, गाड़ी में कोई ब्लास्ट नहीं होता, क्योंकि चार्ज बनता रहता है और जमीन के अंदर वो ट्रांसफर होता चला जाता है। अब आप सोचेंगे हमारे पास कार भी है, बाइक भी है, स्कूटर भी है, हमने तो ऐसी कोई चेन कहीं देखी नहीं किसी भी चीज के अंदर। बिल्कुल ठीक, उनके अंदर कोई दूसरा लॉजिक इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ी के जो टायर होते हैं ना, उन टायर के थ्रू ये चार्ज ना जमीन में चला जाता है। गाड़ी के जो टायर होते हैं वो ब्लैक कलर के क्यों होते हैं? रबर, वो इंसुलेटर होता है। एक मिनट रुकिए। पानी के बाद ये बात में पानी दे रहा वो पक्का पसंद है, पक्का पसंद फिर मिलाएगा। और ग्रेफाइट ब्लैक कलर का होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है जो इंसुलेटर होने के बावजूद भी कंडक्टिंग का काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके पास करता है। तो उस ग्रेफाइट का मतलब इसमें कलर जब हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो जितना भी चार्ज गाड़ी में प्रोड्यूस होता है वो सारा चला जाता है। ऐसे और भी बहुत सारी आपकी क्लास में हो चुकी है। मैं आपको जरूरी बातें बताता हूँ। दूसरा सारी चीजें आप लोगों को
है यार, 2-3-4 दिन समझ करके लॉजिकल सीख करके शाम को फिर से इसकी सेकंड क्लास इसकी शाम को 5 बजे हेलो लिंक शेयर और आप ज्वाइन करना अभी भी और जिनकी क्लास या जिनका पढ़ना चाहता है मेरे से आप मेरा कांटेक्ट नंबर से ले लेना, मेरे पास बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखना है तो किसी को करना हो तो ये चीज आप बता दीजिएगा और लक्ष्य क्या है। हाँ लक्ष्य की आवाज लक्ष्य मुझे आपकी आवाज नहीं, कोई बात नहीं। लक्ष्य ऐसा है आप आपको बता शायद आप जो भी ठीक है। आज शाम को 5 बजे से क्लास और आज शाम को 7 बजे से 8 बजे 12th क्लास की मैथमेटिक्स की क्लास मैथमेटिक्स जिसको भी क्लास करते हो आपको कोई याद किसी भी तरह जो बोल दीजिए ऐड करना वो क्लास देख सकते हैं। और क्लास प्राइवेट क्लासेस चल रही है क्लास को आप कहीं भी पढ़ते पढ़ो कोई बात नहीं। मेरे यहाँ ट्राई करो आपको अच्छा लगेगा ठीक है। एक बार जहाँ पढ़ो पढ़ और मान लो आप कहीं पढ़ रहे हो आपको वही पसंद है आपको वही पढ़ना है और आपको फिर भी वही क्लास लेके देखिए वैसे ही इस टॉपिक स्टार्ट और आप और बुक सबको देते जाएंगे। मैं रेगुलरली क्लास देता रहूंगा रेगुलरली जैसा भी टाइम और बुक सबको और जो वो मेरे पास मैसेज कर अपना नाम बता दीजिएगा मैं आपको इसी तरह का सवाल पूछे तो मुझसे एक जरूरी बात और बता मैं न्यूमेरिकल्स सारे के सारे यहाँ नोट्स लिखे हुए और न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को यहाँ पर लाइक करूंगा आप इनसे और मैं पीडीएफ में असाइनमेंट करने के लिए और उनके क्वेश्चंस में यहाँ पर आप इसके अलावा कुछ भी अगर आपको किसी तरह का तो आप क्लास के बाद मैं ऑफ कर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल कर लीजिए या मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए मैं आपसे और मैं जल्दी ही 11 स्टार्ट करने वाला हूं। अगर किसी को पढ़ना हो या कोई भी जानना चाहता है तो ठीक है मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं।